हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो पहला ऐसा मॉडल था जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड मॉडल था। क्लियर है? ओके। तो रदरफोर्ड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो रदरफोर्ड जो है एक महान साइंटिस्ट थे, लेकिन बहुत कंजूस थे। रदरफोर्ड महान साइंटिस्ट इसलिए थे क्योंकि इनके जो 11 स्टूडेंट थे उनको नोबेल प्राइज मिला। राइट? तो रदरफोर्ड एक महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक कंजूस इंसान भी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डिस्कवरी में जो मटेरियल यूज़ किए वो बहुत सस्ते मटेरियल यूज़ किए। राइट? अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इस एटॉमिक मॉडल में भी उन्होंने बहुत सस्ते मटेरियल जो है वो यूज़ किए। राइट? और एक डिस्कवरी जो है वो की, वो डिस्कवरी क्या की अभी हम आपको बताने वाले हैं। राइट? तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जानते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम जानते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के नाम से। इसको हम रदरफोर्ड गोल्डफॉइल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम डराबनी डायन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ऊपर के दो मॉडल तो आपको बुक में लिखे मिल सकते हैं, लेकिन ये तीसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा जो नाम है वो मैंने खुद दिया है। राइट? तो इसको हम डराबनी डायन मॉडल क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे जो है एक कहानी है। कहानी जो है वो एक गांव की है जहाँ पे डराबनी डायन जो है वो रहती थी। राइट? तो चूंकि आपको ज़्यादा डर ना लगे, इसलिए हमने डरावनी डायन की जगह जो है वो डरपोक डायन ली। राइट? ये छोटी सी डायन, छोटी नन्ही मुन्नी सी डायन ली ताकि आपको डर ना लगे। राइट? तो एक गांव में ये डायन जो है वो रहती थी, और एक दिन ये डायन जो है वो रोड के बीच जो है वो आके बैठ गई। राइट? तो जो राहगीर जो है वो दूर से गुजरे, इसने तो उसको देखा ही नहीं, तो वो तो सीधा चले गए। ठीक है ना? जो राहगीर बहुत दूर से निकला उसको तो ये दिखाई नहीं दी, तो वो तो सीधे चले गए। राइट? लेकिन जो थोड़ा पास से गुजरा उसने कहा अरे ये डायन, तो वो थोड़ा सा डर गए, अपना रास्ता भटक गए। राइट? उनको जाना था ऐसा, लेकिन उन्होंने रास्ता बदल लिया। जो और पास से गुजरा वो और ज़्यादा डर गया। ठीक है ना? तो जो राहगीर दूर से गुजरा उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो तो सीधा चला गया। जो दूर से गुजरा वो तो सीधा चला गया, लेकिन जो पास से गुजरा वो डर गया, तो उसने अपना रास्ता बदला। जो और पास से गुजरा उसने और रास्ता बदला। ठीक है, उसने भी रास्ता बदल दिया। और जो एकदम डायन के एकदम सीधे रास्ते में आ रहा था वो तो इतना ज़्यादा डर गया कि जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस, उसने रास्ता भी नहीं बदला। जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस। क्लियर है? तो ये कहानी जो है, डरावनी डायन की कहानी जो है वो रदरफोर्ड ने सुन रखी थी। तो रदरफोर्ड भी जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया था इस कहानी को सुन के। तो जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बनाया तो उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उसने जो है वो एक चैम्बर लिया, ये लेड चैम्बर कहलाता है। ठीक है? ये क्यों लिया अभी हम जानेंगे। फिर उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ठीक है? जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादा रिलीज़ करता हो। तो फिर लिया उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा रिलीज़ करता हो। तो रेडियम एंड पोलोनियम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। राइट? अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है यहाँ से निकला 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 निकला, और ये गोल्ड फॉइल ली। फिर उसने, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है? अब आप कहोगे कि गोल्ड फॉइल तो सर महंगी होती है, और आप तो कह रहे थे कि रदरफोर्ड ने सब सस्ते सस्ते सामान लिए। राइट? तो गोल्ड फॉइल महंगी होती है, लेकिन उसने सबसे थिन गोल्ड फॉइल ली, सबसे पतली। राइट? तो एक थिन गोल्ड फॉइल जो है उसने ली जो कि सबसे पतली हो। ठीक है?
तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर गए। तो उसने पाया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स पेनिट्रेट करे गोल्ड फॉइल को, तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये स्क्रीन जो है वो है हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इस स्क्रीन की खास बात ये होती है कि जब भी कोई पार्टिकल्स आके इस पे टकराता है तो वहाँ पे जो है एक चमक उत्पन्न होती है, ऐसी ये चमक। तो उसने देखा कि ज़्यादातर चमक जो है, ज़्यादातर फ्लैश जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के पाथ में ही पड़े, स्ट्रेट लाइन में ही पड़े। जिस रास्ते अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा था उसी रास्ते पड़े। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्पॉट जो है वो थोड़ा दूर भी पड़े, लेकिन उनके नंबर्स जो है वो लगातार कम होते चले गए, राइट। और एक आध अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। जिस रास्ते गया उस रास्ते वापस, राइट, बाउंस बैक हो गया, सीधा वापस। क्लियर है। तो उसने अल्फ़ा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन किया तो बस उसको ये भूत वाली कहानी जो है वो याद आ गई। बोले यार यहाँ भी तो सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा था, कुछ सीधे निकल गए, कुछ ने रास्ता बदल लिया और कुछ सीधा बाउंस बैक हो गए। तो उसने सोचा कि इस गोल्ड फॉइल में निश्चित तौर पे कोई भूतनी रहती है, तभी अल्फ़ा पार्टिकल के साथ ऐसा हुआ। फिर उसे याद आया कि अरे गोल्ड फॉइल तो जो है वो नॉन लिविंग है और भूतनी जो है वो तो लिविंग में आती है, राइट। तो इसमें भूतनी वगैरह तो नहीं हो सकती। तो फिर ऐसा क्या था जिसके कारण अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो ऐसा रूप दिखा रहे थे, राइट। तो फिर हम अल्फ़ा पार्टिकल को जानेंगे। तो जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है, राइट, तो जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है हीलियम न्यूक्लियस, He+2 आयन, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। अब चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो अगर पार्टिकल्स जो है वो डेविएट हुए अपने पाथ से, तो इसका मतलब है कि इस गोल्ड फॉइल में, इस एटम में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव चार्ज तो जे थॉमसन ने बता ही दिया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है बिखरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हुए हैं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज तो है, तभी तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो क्या हुए, डेविएट हुए। और जब अल्फ़ा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ तो उसने कहा, उसने सोचा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि बिखरा हुआ है पूरे एटम में, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है एक स्मॉल एरिया में रखा होना चाहिए, तभी अल्फ़ा पार्टिकल बाउंस बैक हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, राइट। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और रदरफोर्ड ने उस एरिया का नाम जो है वो दिया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, ये चीज़ आप याद रखना, राइट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया, राइट। तो लेड चैम्बर हम क्यों लेते हैं, ताकि ये जो रेडिएशंस है अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को जो है वो लेड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमने लेड चैम्बर लिया। यहाँ पे आप एक लेड स्लिट भी लगा सकते हो ताकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है इस होल से जाए और वो सीधा रात जाए, ठीक है, ओके। फिर हमने रेडियम पोलोनियम क्यों लिए, क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को ज़्यादा एमिट करते हैं, राइट। गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे थिन फॉइल जो है वो गोल्ड की बना सकते हैं। तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, मेटल में सबसे अच्छी मेलिएबिलिटी गोल्ड की होती है, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल लिया। मतलब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया, हमने नहीं, रदरफोर्ड ने, राइट। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली, ताकि कोई भी पार्टिकल जब इस पर टकराएगा तो वहाँ पे फ्लैश क्रिएट होगा,
राइट। तो सारा का सारा रदरफोर्ड ने सोच लिया था, अमेजन जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया था और फिर उसने जो है वो परफॉर्म करके दिखाया। तो रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन क्या था? तो ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो है, ये तो सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो भरा हुआ है, छोटा सा एरिया है, राइट। तो उसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो दूर से गुजरा था, ठीक है, उस पे तो इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन ना रिपल्सन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो उस पे तो रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई रिपल्सन नहीं हुआ। जो अल्फा पार्टिकल्स दूर से गुजर रहे थे उनमें कोई रिपल्सन नहीं था, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था। क्लियर है? जो अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा पास से गुजरे वो थोड़ा डेविएट हुए, जो और पास से गुजरे उनमें डेविएशन और बढ़ा, जो और पास से गुजरे उनमें डेविएशन और बढ़ा, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स दूर से गुजरे उनमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जो दूर से गुजर रहे थे उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो पास से गुजरे वो डेविएट हुए, जो और पास से गुजरे उनमें डेविएशन और ज़्यादा था, जो और पास से गुजरे उनमें डेविएशन और ज़्यादा था, और जो एकदम लाइन में आया न्यूक्लियस की वो पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हो गया। तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस की लाइन में आता है, जो कि क्या होता है, वो बाउंस बैक होता है, राइट। और चारों तरफ उसने जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा ली थी, तो उसको पता चल गया था कि जो है वो फ्लैश काउंट करके जो है उसने समझ लिया कि एटम जो है वो कैसा होता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उसने किया, जो दूर से गुजरा वो तो सीधा चला गया, ठीक है, जो पास से गुजरा वो थोड़ा डेविएट हुआ, जो और पास से गुजरा उसमें डेविएशन और ज़्यादा हुआ, जो और पास से गुजरा उसमें डेविएशन और ज़्यादा हुआ, और जो एकदम न्यूक्लियस की सीध में आया वो बाउंस बैक हो गया, राइट। तो इस ऑब्जर्वेशन से उसने जो है वो कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? जो अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशंस जो है वो चले गए, राइट। तो उसने कंक्लूजन निकाला कि एटम जो है, मोस्ट ऑफ द एटम का पार्ट जो है वो कैसा है, एम्प्टी है। एटम जो है वो होलो है, खोखला है, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट डेविएशंस जो है वो ट्रेवल किया उन्होंने, उनमें डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो था, वो जीरो डिफ्लेक्टेड हुए, राइट। तो 90% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, सीधे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। जो पास से गुजरे उनमें डेविएशन हुआ, और जो एकदम लाइन से गुजरे वो बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ नहीं है, एक छोटे से एरिया में है, और उस छोटे से एरिया को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, और यहाँ से न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर लिया इस एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो ये हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का अगर हम एडवांटेज देखें तो यही था कि यहाँ पे जो है वो हमको न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, और रदरफोर्ड ने बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक स्मॉल एरिया में रखा हुआ है। उस स्मॉल एरिया का नाम उसने दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज। और एटम का साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? ओके। फिर उसने बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, होलो है, एटम तो एम्प्टी है। तो ये न्यूक्लियस के अराउंड का जो एरिया होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर का एरिया जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है, और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हमको बोरवरी ने बताया था, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। क्लियर है? अब रदरफोर्ड
मॉडल का एडवांटेज तो आपको पता चल गया कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड मॉडल था, ठीक है। और दूसरा ये है कि रदरफोर्ड ने बता दिया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो छोटे से एरिया में है, उस एरिया को उसने न्यूक्लियस नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एटम के चारों ओर, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का एडवांटेज था। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल का डिसएडवांटेज क्या था, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो पहला ड्रॉबैक, तो रदरफोर्ड मॉडल का पहला ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखो जरा, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, तो मैक्सवेल कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन, वो कहता है वो गोल 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 घूम रहा है, एक चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन के अराउंड अस, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल अराउंड अस जो है वो गोल 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 घूम रहा है। तो इस गोल 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 घूमने के चक्कर में वो एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा, और उसकी एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी, 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 और वो फिर डेड हो जाएगा, मर जाएगा, राइट। तो फिर एटम जो है वो स्टेबल कैसे है, राइट। तो रदरफोर्ड को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। एटम तो स्टेबल होता है, क्यों होता है रदरफोर्ड को कुछ भी अता पता नहीं था। तो रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी जो है वो रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल 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 घूम रहा है तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा। तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट। लेकिन जो हमारा एटम होता है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस ना होके उसके स्पेक्ट्रम में जो है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की जो है वो लाइंस मिलती हैं। क्लियर है। तो रदरफोर्ड जो है वो ना तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया और ना ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जो है एक्सप्लेन कर पाया। तो ये दो ड्रॉबैक जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल के थे। एडवांटेज तो हमने बता ही दिए। पहला एडवांटेज ये था कि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड मॉडल था, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज ये था कि यहाँ से उसने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। क्लियर है। तो ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज हो गए। अब देखो ज़रा, अब हमको ये तो पता है कि एटॉमिक साइज जो है, एटम का साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और न्यूक्लियर साइज जो है 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। ओके। तो ये डायमीटर ऑफ एटम कह लो या रेडियस ऑफ एटम कह लो, क्योंकि ये साइज इतना छोटा है कि रेडियस और डायमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो हम अगर बोलते हैं दैट इज़ द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस ही बोल देते हैं, ठीक है ना। साइज़ ऑफ एटम ये 10⁻10 मीटर है, और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस ये 10⁻15 मीटर है। तो इनको हम इक्वेट करा देते हैं तो रेशियो निकाल देते हैं। तो ये साइज़ ऑफ एटम एंड साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, तो ये आएगा 10⁵। तो साइज़ ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस के साइज़ का 10⁵ टाइम्स जो है वो क्या होता है, मोर होता है, 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये साइज़ ऑफ एटम है, या आप डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हो, या रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो ज़रा, वॉल्यूम जो है वो होता है 4/3 πr³, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये 4/3 पाई, r जो है वो कितना है, एटम के लिए तो है 10⁻⁻10 इसकी पावर 3, 4/3 पाई। न्यूक्लियस के लिए रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15
की पावर 3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये 10 टू दी पावर -30 एंड ये 10 टू दी पावर -45, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर जो है वो हो जाएगा 15, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस वॉल्यूम का कितना होगा, 10 टू दी पावर 15 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर है? ओके। तो ये तो हमारा वॉल्यूम हो गया, साइज ऑफ एटम हो गया। अगर हमें न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी हो, ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, एल्यूमिनियम, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है होता है हमारा R = R0 A1/3, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है। तो R0 की वैल्यू होती है 1.2 × 10 टू दी पावर -15 मीटर, और A जो है वो हमारा होता है दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है। तो R जो है दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? तो डिफरेंट एलिमेंट के अगर हमें न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।